प्रश्न संख्या 25 में दो प्रश्न है, एक आपका ए और दूसरा आपका बी। ए वाला हल करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, बी वाला हल करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले ए वाला देखेंगे कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है और एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। देखिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 25 का मैंने ए में भी हमने पहला एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम होता है एथाइन, उसका सूत्र होता है C2H2। और दूसरा दिया है हमारा एसिटिक अम्ल, तो दूसरा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। क्लियर है। चलिए अब यहां पे बी वाला देखो 25 का बी कि एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोला है। तो देखिए पहला हमने देखिए बी का हमने पहला रासायनिक समीकरण लिखा है कि एथेनॉल को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। और दूसरा है उसका कि अगर एथेनॉल को एसिटिक अम्ल से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल एथोनेट और तथा जल बनता है। तो 2 रासायनिक अभिक्रिया पूछा था, दोनों रासायनिक अभिक्रिया मैंने यहाँ पे समीकरण बता दिया, क्योंकि यही पूछा था ना कि एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आपका देखिए एथेनॉल के मैंने 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण बिल्कुल संतुलित करके लिखा है, नोट कर लो, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। अब आएंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ, देख लो प्रश्न संख्या 26 क्या है। प्रश्न संख्या 26 में भी आपके 2 दिया है, एक आपका ए वाला और बी वाला। ए को हल करोगे 2 नंबर, बी को हल करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, तब जाकर टोटल 4 नंबर मिलेगा। तो 26 का ए वाला प्रश्न है कि दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ए दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया को ही हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दहन अभिक्रिया में लिखेंगे कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। 2 एग्जाम्पल भी पूछा, देख लो। ये मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा निकल रहा है, और यहाँ पे कार्बन को जब हम लोग जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकल रहा है। तो 2 एग्जाम्पल पूछा था, 2 एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट कर लो। इसके बाद है 26 का दूसरा, मतलब 26 का बी वाला प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ के लिखा है बी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं कि सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर वे धातुएं रखी जाती हैं जो सबसे अधिक सक्रिय होती हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इसके बाद लिखेंगे और सबसे नीचे वे धातुएं होती हैं जो बहुत कम सक्रिय होती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। अब यहाँ पे सक्रियता श्रेणी में बना भी दिया हूं, नोट कर लो। सबसे पहले आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मतलब नीचे जो है आप लोगों का कम सक्रिय वाले यहाँ पे धातु दिया गया है और ऊपर जो है वह अधिक सक्रिय वाले धातु दिए गए हैं। क्लियर है। मैंने यहाँ पे इसका श्रेणी भी बना दिया है, एकदम बिल्कुल लिस्ट, नोट कर लो। पेपर में ऐसे कर दोगे तो भाई पूरा का पूरा नंबर टॉपर कहलाओगे, आप बता देता हूं अगर ऐसे कर दोगे तो। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27। अब प्रश्न संख्या 27 क्या देखिए। अब प्रश्न संख्या 27 में भी आपका ए वाला है और बी वाला है, लेकिन यहाँ पे 3-3 नंबर मिलेगा। 6 नंबर का प्रश्न है ना, तो ए वाला करोगे तो 3 नंबर, बी वाला भी करोगे तो 3 नंबर। अब 27 का ए वाला प्रश्न क्या है कि अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। अब चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 27 का हमने ए अम्ल। अब अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रोटॉन प्रदान करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू में पाया जाने वाला साइट्रिक अम्ल। इसके बाद हम जानेंगे क्षार किसे कहते हैं। क्षार भी पूछा था ना, लिखेंगे क्षार मतलब बेस। ऐसे पदार्थ जिन्हें पानी में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्राप्त होते हैं क्षार कहलाते हैं। इनका स्वाद कड़वा और स्पर्श करने पर चिकना होता है, जैसे बेकिंग सोडा। ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा, NaOH, KOH आदि। फिर हमें दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग भी पूछा था, तो लिखेंगे दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग। तो पहला लिखेंगे मिट्टी की जांच में,
मिट्टी की जांच में फसलों के लिए मिट्टी की पीएच जांच यह तय किया जाता है कि उसमें कौन सी फसल अच्छी होगी। और देखिए दूसरा मैंने मानव शरीर में भी लिखा है, मानव शरीर में भी पीएच का उपयोग होता है कि हमारे रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है। पीएच असंतुलित होने पर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो यहाँ पे एक ही उपयोग पूछा था ना, मैंने यहाँ पे नहीं, दो उपयोग, दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग पूछा था, मैंने दो उपयोग बता दिया आप लोगों को। क्लियर है? चलिए अब यहाँ बी वाला देखिए, विरंजक चूड़ प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग भी लिखिए। चलिए देखते हैं विरंजक चूड़ कैसे प्राप्त होता है, उसका विधि भी लिखना है और रासायनिक समीकरण भी लिखना है और दो उपयोग भी लिखना है। तो देखिए विरंजक चूड़ जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, विरंजक चूड़ को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो उसको प्राप्त करने की विधि क्या है कि जब क्लोरीन गैस को बुझा चूना जिसे CaOH पर प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूड़ CaOCl2 प्राप्त होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब यहां पे देखिए उसका समीकरण क्या है, यहां पे आपका है बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना को जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहां पे आपकी देखिए विरंजक चूड़ प्राप्त हो रहा है और जल प्राप्त हो रहा है। अब विरंजक चूड़ के दो उपयोग भी पूछा है। देखिए पहला उपयोग जल कीटाणु रहित करने, मतलब पेयजल को शुद्ध करने में, पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। और कपड़े, गुदा और वस्त्रों को विरंजक सफेद करने में, कपड़ों को सफेद करने में यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है, मतलब उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए उपयोग भी मैंने एकदम डिटेल में आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 का अथवा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये प्रश्न संख्या 27 नहीं करना चाहते हो, 27 नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके आप ये वाला कर लो। प्रश्न संख्या 27 में ए और बी दिया था ना, अगर ए और बी का उत्तर नहीं देना चाहते हो तो अथवा करके दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर ये भी मिलेगा आपको। पहला मिसेल किसे कहते हैं, 2 नंबर। संक्षारण के बारे में बताइए, 2 नंबर। कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति क्या है, 2 नंबर। तो तीनों को मैं बता देता हूं, चाहे आप ऊपर वाला करके आइएगा या नीचे वाला, मैं तो सोल्यूशन सबका बता रहा हूं। तो प्रश्न उत्तर संख्या 27 का अथवा पहली क्या है, मिसेल। अब मिसेल क्या उसे समझिए कि जब साबुन डिटर्जेंट को पानी में मिलाया जाता है, साबुन को जब पानी में मिलाया जाता है और सांद्रता से अधिक हो जाती है तब उसके अणु गोलाकार समूह बना लेते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। क्लियर है? चलिए बी वाला संक्षारण पूछा था, तो संक्षारण किसे कहते हैं, देखिए वायु की नमी, ऑक्सीजन या अम्ल लवणों की क्रिया से धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। तीसरा कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति पूछा था ना, देखिए कार्बन परमाणुओं आपस में मजबूत सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखला, सखित श्रृंखला तथा वलय यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। इसे ही हम लोग कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति कहते हैं। उदाहरण पे जैसे ये ब्यूटेन, ये आपका बेंजीन। क्लियर है? 3 टॉपिक पूछा था, मिसेल, संक्षारण, कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति, तीनों मैंने डिटेल में ऐसे आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए अब आ गया उपभाग तीसरा। उपभाग तीसरा का मतलब बायोलॉजी के प्रश्न यहां से आपके स्टार्ट हो गए। तो बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए तो उसको नए पेज से देखिए, मैंने नए पेज से उपभाग तीसरा लिखा है और प्रश्न संख्या 28 है। तो यहां प्रश्न उत्तर संख्या 28, प्रश्न उत्तर संख्या 28 है क्या, देखिए कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। 4